सवाल क्या बनेगा? सवाल बोलेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ब्रिक की करनी है तो कितने नंबर ऑफ सैंपल यूज होंगे। अब आप एक किसी का याद करे होगे, उसने टेस्ट बदल दिया। एस फॉर सिलिका, ए फॉर एल्यूमिना, एल फॉर लाइम, आई आयरन ऑक्साइड, एम मैग्नीशिया और एल्कलीज हो जाएगा। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रिक के। सर इस बार आपने आधी ये लेंथ बचने दी लेकिन पूरी विड्थ काट दी, तो ये हो गया मीटर्ड ब्रिक। क्लियर है? ये सवाल पूछेगा, ध्यान रखें। तो ऑल ओवर इंडिया जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको क्लब करके टेबुलर फॉर्म में आपको याद करा रहा हूं मैं, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस तो याद होना चाहिए। पर हमारा ब्रिक का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी सवाल ऑल ओवर इंडिया एग्जाम्स में कराए थे वो सारे आपको टेबुलर फॉर्म में करके दे दिए हैं। आपको नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं, आपको अपनी कॉपी में रिवीजन के समय काम आए। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी। बिल्डिंग मटेरियल वन शॉट रिवीजन चल रहा है। रॉक और स्टोन के इंपॉर्टेंट टेबल के थ्रू हमने जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो कवर कर लिए हैं। इंडिया में होने वाला कोई भी एग्जाम हो, सिविल इंजीनियरिंग अगर पूछी जाती है तो बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज आपको पता है। एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, ऑल स्टेट, एई, जेई, गेट एग्जामिनेशन या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, अभी तो एसएससी जेई मेंस भी आ रखा है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये सीरीज होने वाली है। आज का टॉपिक है हमारा ब्रिक। हमने स्टोन और रॉक कर लिए हैं, आज क्लास नंबर 3। चलो शुरू करते हैं। चलिए, तो ऑल ओवर इंडिया जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको क्लब करके टेबुलर फॉर्म में आपको याद करा रहा हूं मैं, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस तो याद होना चाहिए। तो पहले मैं लिख रहा हूं कॉमन ब्रिक साइज से रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते हैं। देखो, यूजुअल साइज और यहां लिखा है नॉमिनल साइज। यूजुअल साइज का मतलब है विदाउट मोटार। क्या सर? यूजुअल साइज का मतलब है विदाउट मोटार। मोटार क्या होता है सर? सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्सचर मोटार कहलाता है। और विथ मोटार मतलब नॉमिनल साइज। विथ मोटार मतलब क्या सर? ब्रिक को मैंने मोटार के साथ प्लेस कर रखा है तो उसकी क्या डायमेंशन से चेंज हो जाएंगे, इसको बोला गया नॉमिनल साइज। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है। तो अगर मैं बोलूं कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल या यूजर साइज, कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक यही लिख के देखा, कन्वेंशनल यूजुअल साइज बता दो, ट्रेडिशनल यूजुअल साइज या यूजर साइज ब्रिक। तो इसमें लिखा हुआ है इंचेस में। ये किस में दिया हुआ है सर? इंचेस में दिया हुआ है। 9 इंच इंटू 4 3/8 इंच इंटू 2 3/4 इंच। ये आपको याद रखना है। अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 23 इंटू 11.2 इंटू 7 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? अगर नॉमिनल साइज की बात करूं मतलब मोटार को आपने क्या किया? ऐड कर दिया है, तो 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच इसकी साइज होती है। इंचेस में ये दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर में तो 23 की जगह कहीं कहीं 22.4 सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। 22.6 सेंटीमीटर, ठीक है। 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर ये साइज होती है नॉमिनल साइज की विद मोटार। अब ध्यान से सुनो, अगर लिखा आ जाए स्टैंडर्ड, मॉड्यूलर या नॉमिनल साइज, क्या आप लिख के आए सर? स्टैंडर्ड साइज ऑफ मोटार, स्टैंडर्ड साइज, इसको नॉमिनल साइज को भी छोड़ो। अगर लिख के आए स्टैंडर्ड साइज या मॉड्यूलर साइज तो आप बोलोगे सर 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर होता है, ये विदाउट मोटार है, यूजुअल साइज, ठीक है। लेकिन अगर नॉमिनल साइज ऑफ मोटार ब्रिक की पूछी जाए, नॉमिनल साइज अगर पूछी जाए तो स्टैंडर्ड नॉमिनल साइज विद मोटार हो जाएगी 20 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या सर? कन्वेंशनल साइज होती है 22.6 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। सर स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज होती है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। या नॉमिनल साइज पूछे तो आप बोलना 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, ये साइज ऑफ मोटार हो जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। क्या सर? अब लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ब्रिक्स। गुड ब्रिक्स के इंग्रेडिएंट्स पूछ लिए जाते हैं तो आप बोलोगे सर सिलिका SiO2 50 से 60% सिलिका होता है। एल्यूमिना Al2O3 20 to 30% होता है। सर लाइम CaO 2 to 5% होता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 3 to 5%। मैग्नीशिया लेस देन 1% और एल्कलीज लेस देन 1% होती है। तो अगर आपको मैं ट्रिक बताऊं तो आप याद कर सकते हो SALIM सलीम, और ये एल्कलीज भी लिख दो सलीमा। तो सलीम ऐसे याद कर सकते हो इसी सीक्वेंस में, और 50 to 60 20 to 30, उसके बाद 2 to 5 3 to 5 लेस देन 1। एस फॉर सिलिका, ए फॉर एल्यूमिना, एल फॉर लाइम, आई आयरन ऑक्साइड, एम मैग्नीशिया और
एल्कलीज हो जाएगा। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रिक के, इंग्रेडिएंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सवाल बनता है। तो लिख के दिया फंक्शंस ऑफ वेरियस ब्रिक इंग्रेडिएंट्स। तो वेरियस ब्रिक इंग्रेडिएंट्स के फंक्शन क्या है? सिलिका, सिलिका क्या करता है सर? स्ट्रेंथ को इंपार्ट करेगा। सिलिका तो ब्रिक की स्ट्रेंथ कौन डिपेंड कर, किस पर डिपेंड कर जाएगा? सिलिका पर। एक्सिस, अगर सिलिका एक्सिस में हो गया तो ब्रिटल बना देगा। ब्रिटल का मतलब क्या? ब्रिक अगर गिरी तो दो टुकड़ों में टूट जाएगी, तो ये ब्रिटल बना देगा सिलिका अगर एक्सिस में है तो। ड्यू टू लॉस ऑफ कोहेजन, किस कारण से ब्रिटल बना रहा है सिलिका? कोहेजन लॉस कर जाती है ब्रिक, इसलिए वो ब्रिटल बन जाती है। इंपार्ट करता है स्ट्रेंथ, एक्सिस बना देता है ब्रिटल ड्यू टू लॉस ऑफ कोहेजन। सेकंड वन इज व्हाट? एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या करेगा सर? इंपार्ट प्लास्टिसिटी। यही सवाल डायरेक्ट छपता है एग्जाम में कि एल्यूमिना किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्रिक में? आप बोलोगे इंपार्ट प्लास्टिसिटी। और एल्यूमिना अगर ज्यादा हो जाता है तो क्रैक्स डेवलप्ड, कॉर्नर डिफॉर्म्ड, तो क्रैक डेवलप हो जाएंगे और कॉर्नर क्या हो जाएगा सर? डिफॉर्म हो जाएगा। मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना ताकि आप इसके नोट्स बना पाओ। अपने पास ऐसी टेबल अपनी कॉपी में बनाते जाना, रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लाइम, अगर मैं बात करूं लाइम, ठीक है, तो लाइम में क्या है सर? यूज्ड एज फ्लक्स। फ्लक्स बोले तो रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट। तो लाइम क्या करता है? मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है। सवाल पूछेगा ब्रिक में ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो यूज्ड एज अ फ्लक्स, फ्लक्स मतलब जोड़ने वाला, तो आप बोलोगे सर लाइम यूज होगा। एक्सिस में अगर लाइम हो गया तो ब्रिक ओवरबर्न्ट हो जाएगी एंड शेप चेंज हो जाएगा। लाइम अगर एक्सिस में है तो ब्रिक ओवरबर्न्ट हो जाएगी, ज्यादा जल जाएगी, और आप बोलोगे सर शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फिर बात करता हूं मैं आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड क्या है सर? रेड कलर प्रोवाइड करता है, यूज्ड एज फ्लक्स। तो आयरन ऑक्साइड भी एज अ फ्लक्स यूज करता होता है। और रेड कलर जो ब्रिक में आता है वो किसके कारण होगा सर? रेड कलर आयरन ऑक्साइड के कारण होगा। अगर एक्सिस में आयरन ऑक्साइड है तो प्रोवाइड डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर। तो डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर जो ब्रिक का आ रहा है वो आयरन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा हो जाने के कारण होता है। फिर आता है पांचवा मैग्नीशिया। तो आप बोलोगे सर येलो कलर जो ब्रिक का है वो मैग्नीशिया के कारण है। एंड इट्स प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट श्रिंकेज। श्रिंकेज से कौन बचाता है सर? मैग्नीशिया श्रिंकेज से बचाएगा ब्रिक को। अगर एक्सेस में हो जाता है मैग्नीशिया इट गिव्स येलोइश कलर। येलोइश कलर कौन दे देगा सर? ये येलोइश कलर दे देगा मैग्नीशिया ब्रिक में। तो ये रहे इंग्रेडिएंट्स, उनके कॉजेस क्या हैं वो भी आपको बता दिया, पीछे बताया था। क्या साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। पीछे इनके हम क्या देख चुके हैं? हम सर परसेंटेज देख चुके हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नोट पॉइंट करके लिखना। स्टील मोल्डेड ब्रिक्स आर गुड कंपेयर्ड टू वुडन मोल्डेड ब्रिक्स। मतलब क्या सर? ये बोल रहा है कि जो मोल्डिंग हो रही है, ब्रिक्स की मोल्डिंग कर रहे हो, तो आप जिस भी खांचे में मोल्ड कर रहे हो, अगर ये स्टील का है, अगर ये स्टील का है तो ये अच्छा है एज कंपेयर टू अगर ये खांचा किसका है? वुड का। मतलब ये फ्रेम है, इसमें आप ब्रिक को मोल्ड कर रहे हो तो स्टील वाला ज्यादा अच्छा होगा। और जिससे ज्यादा अच्छा ब्रिक बन रही है वो स्टील है तो उसको सामने लगाएंगे। दीवार में सामने कौन सी ब्रिक्स यूज होंगी? फ्रंट में वही ब्रिक्स यूज होंगी जो स्टील मोल्डेड है, स्टील के खांचे में बन के आई है। तो लिख के दे दिया क्या सर? स्टील मोल्डेड ब्रिक्स आर यूज्ड इन फेसिंग वर्क। फेसिंग वर्क में किसे यूज करोगे? स्टील मोल्डेड ब्रिक को यूज किया जाएगा। मोल्ड आर मेड बाय स्टील और टिम्बर ऑफ शीशम। तो शीशम की लकड़ी यूज होता है ब्रिक मोल्ड बनाने में, जिसके अंदर मिट्टी को भर के क्या बनाते हो आप? ब्रिक्स बनाते हो। अब आपने देखा होगा ब्रिक के ऊपर ऐसा एक, क्या ब्रिक के ऊपर आप देख सकते हो कि ऐसा एक फरोज रहते हैं, फरोज या फिर बोलूं कि ये गड्ढा टाइप का रहता है। वो क्या होता है? उसको बोला जाता है सर फ्रॉग। उसको क्या बोला जाता है? फ्रॉग। अब देखो इससे जो सवाल पूछे गए, फ्रॉग की साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर होती है, या 2 सेंटीमीटर भी कहीं कहीं लिखा जा सकता है। तो सवाल ये पूछा गया है 10 इंटू 4 इंटू 1 किसकी साइज हो जाएगी सर? कितना गहरा रहेगा? 1 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 2 सेंटीमीटर भी होता है। ये फ्रॉग की साइज है, ठीक है। फ्रॉग का काम क्या है सर? ये की के जैसे एक्ट करता है। की बोले तो KE बाय की, मतलब आपने उसके अंदर मोटार भरा, उसके ऊपर फिर दूसरी ब्रिक रखी तो अच्छा जॉइंट बनाएगा। पहला काम तो ये। दूसरा काम, कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, उसका नाम फ्रॉग के ऊपर लिखा जा सकता है। फ्रॉग का काम भी बता दिया। स्टॉक बोर्ड, अगर मैं स्टॉक बोर्ड की बात करूं, अगर स्टॉक बोर्ड को यूज किया है आपने
जो ब्रिक के ऊपर फ्रॉग बनाया है, जो आपने गड्ढा बनाया है, उसको बनाने के लिए स्टॉक बोर्ड का यूज किया है, उसकी साइज पूछ लेता है। तो 21 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर उसकी साइज होती है। स्टॉक बोर्ड की जगह अगर आपने पैलेट बोर्ड यूज किया टू ड्राई द ब्रिक, किस लिए ड्राई करने के लिए, ब्रिक को ड्राई करने के लिए आप जो पैलेट बोर्ड यूज करते हो उसकी साइज 30 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर होती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम को एनालाइज करके आपको ये डायरेक्ट टेबल्स बता रहा हूं मैं, ये कहीं नहीं मिलता भाई। आपको अपनी तरफ अपनी कॉपी में लिखते जाना है, रिवीजन में बहुत काम आएगा। पैलेट बोर्ड की साइज पूछ लेगा, स्टॉक बोर्ड की साइज भी आपको बता दी। अब देखो, ब्रिक को बनाना है, ब्रिक को बनाने का जो सीक्वेंस है वो पूछ लिया जाता है। बनाने का सीक्वेंस, सबसे पहले क्या करोगे, सर मुझे ब्रिक बनाने के लिए मिट्टी चाहिए। मिट्टी कहां से मिलेगी, जमीन से मिलेगी। सबसे पहले मैंने अनसॉइलिंग करी, जमीन की जो ऊपर की जो धूल धलाका था उसको अलग कर दिया, अलग किया तो उसको बोला अनसॉइलिंग। उसके बाद मुझे मिट्टी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, खुदाई करूंगा तो मैंने उसको बोला डिगिंग। सर आपने पहले अनसॉइलिंग की, उसके बाद डिगिंग कर दी, ठीक है। जो मिट्टी आपको मिल गई उसकी वेदरिंग करोगे, उसकी अच्छी छाना भी नहीं कर दोगे, इसको बोला गया क्या सर, तीसरा स्टेप आया वेदरिंग। ओके, अब जो मिट्टी मिली है उसको पानी से अच्छे से मिलाओगे, मिक्स करोगे, इसको क्या बोला गया, ब्लेंडिंग, इसको बोला गया ब्लेंडिंग। और लास्ट में आप टेम्परिंग, उसको कूट के क्या करोगे, टेम्परिंग और नीडिंग करोगे। लास्ट में क्या हो जाएगा सर, मोल्डिंग हम कर देते हैं, बना देते हैं, किसको, खांचे में बना देंगे। क्लियर है, समझ आई ये बात। तो ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, वो भी बता दिया। नाउ अब बर्निंग टेम्परेचर का भी सवाल आ रखा है कि कितना टेम्परेचर पर आप हीट करते हो ब्रिक को। तो सवाल का आंसर तो हो गया 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस, 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस पर हम बर्न करते हैं ब्रिक को, ठीक है। अब उसके अंदर भी सवाल पूछ लिया गया, क्या सर, ये जो बर्निंग टेम्परेचर है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है डिहाइड्रेशन जोन, एक होता है ऑक्सीडेशन जोन और एक होता है विट्रिफिकेशन जोन। टेम्परेचर का सवाल बना कि डिहाइड्रेशन जोन जो ब्रिक का है उसमें कितना टेम्परेचर, आप बोलोगे सर 400 से 650 डिग्री सेल्सियस। फिर बोला गया ऑक्सीडेशन जोन का कितना टेम्परेचर, आप बोलोगे 650 से 900 डिग्री सेल्सियस। फिर बोला गया विट्रिफिकेशन जोन का टेम्परेचर बताइए, तो 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस विट्रिफिकेशन जोन का टेम्परेचर होता है, किसमें, ब्रिक में। क्लियर है। नेक्स्ट क्या, क्लास ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पर डायरेक्टली पूछता है। अगर आपको बोल देगा या तो क्लास दे देगा, ब्रिक की क्लास दे दी, 4 क्लासेस आपको बता रहा हूं, ग्रुप या ग्रेड ए, ग्रेड AA, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, या फिर बोलूं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास लिख दो, ग्रेड लिख दो, एक ही बात है। आपको क्लास बता देगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ लेगा, ठीक है, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे देगा, बोलेगा किस क्लास की ब्रिक है आप बताइए। तो आपको मैंने सारी चीजें लिख के दे दी। अगर ग्रेड ए, ग्रेड AA और इसको लिख दूं क्लास AA ऐसा लिखा आ जाए तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इट शुड नॉट बी लेस देन 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर ग्रेड ए है या फिर इसको बोल दूं क्लास ए ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इट शुड नॉट बी लेस देन 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको ये भी पूछ लिया गया 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से भी कम नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी लिखा आ जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बस केजी को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ग्रेड बी क्या हो जाएगा सर, इट शुड नॉट बी, ग्रेड बी को बोल सकता हूं मैं क्लास बी, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फिर बात आती है ग्रेड सी, इसको बोल सकता हूं क्लास सी भी लिखा आ जाएगा सवाल में कि क्लास सी ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से
कम नहीं होनी चाहिए इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर इससे कम है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या इससे ज्यादा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आप बोलोगे क्लास सी, इससे ज्यादा है तो आप बोलोगे क्लास बी, इससे ज्यादा है तो क्लास ए और उससे ज्यादा है तो क्लास डबल ए वाली ब्रिक हो जाएगी। ये रेंज दे दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी में लिखते जाना है। क्लियर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। सवाल एक और बनता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस जो बेसिस जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस में दिया गया है, ब्रिक्स का IS कोड 1071955711970। क्लियर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या है वो अभी बताता हूं, IS कोड, वो भी सवाल आया है, देखना ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं इफेक्टिवली एफिशिएंसी, किल्न मतलब क्या होता है, किल्न मतलब होता है भट्टी। भट्टी के अंदर क्या बनती है सर, भट्टी के अंदर ही तो ब्रिक को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। एफिशिएंसी पूछ रहा है, आपको डिफरेंट टाइप की किल्न बता दी, उसकी एफिशिएंसी पूछ रहा है कि अगर आप फर्स्ट क्लास ब्रिक बना रहे हो तो कितनी उसकी एफिशिएंसी रहेगी। क्लियर है, ओके। तो टाइप्स ऑफ किल्न, पहली है पांचवा किल्न। पांचवा किल्न की जो फर्स्ट क्लास ब्रिक की आउटकम है, मतलब अगर 100% आपने मिट्टी डाली है ब्रिक बना के तो 50 से 60% आउटकम मिलती है, इसका ये एफिशिएंसी है पांचवा किल्न फर्स्ट क्लास ब्रिक। ओके, अगर इलाहाबाद किल्न की मैं बात करूं, इलाहाबाद किल्न की फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो एफिशिएंसी वो 60 से 70% आउटकम मिलता है, इंटरमिटेंट इसकी आउटकम है। तीसरी बात करूं, बुल्स ट्रेंच ब्रिक, कौन सी ब्रिक, सॉरी कौन सी किल्न, बुल्स ट्रेंच किल्न, 70 से 80% इसकी फर्स्ट क्लास ब्रिक आउटकम है, सेमी कंटिन्यूअस होगी ये। और फोर्थ अगर मैं बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉफमैन किल्न, इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा फर्स्ट क्लास ब्रिक की आउटकम 80 से 90% हॉफमैन किल्न की होती है, कंटिन्यूअस इसके लिए बोला जाता है। तो मैंने आपको किल्न और उसकी एफिशिएंसी से भी बता दी, सवाल पूछा गया था किसका, हॉफमैन किल्न का, 3 और चीजें एक्स्ट्रा बता दी गई। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स एंड इट्स कंपोजिशन। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स मतलब क्या, ऐसी ब्रिक्स जो रिफ्रैक्टरी में बनके, जो किल्न में बन के आ रही हो, या फिर ऐसे बोले कि ऐसी ब्रिक्स जो रिफ्रैक्टरी में यूज होनी हो, उन ब्रिक्स की कंपोजिशन जान लो। 2 प्रकार की रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आपको ऐसे बता रहा हूं, या 3 प्रकार की। देखो पहले क्या सर, एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, दूसरा बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स और तीसरा न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ठीक है, अगर कंपोजिशन की बात करूं तो जो एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो स्टोन्स है उसका क्लासिफिकेशन बताया था, या फिर सॉरी रॉक का क्लासिफिकेशन बताया था ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका परसेंटेज। सिलिका का परसेंटेज एसिडिक रॉक बना दे रहा था और कैसी बना दे रहा था सर, बेसिक रॉक। यही यहां पर भी वही है, देखो सिलिका अगर 95 से 97%, 95 to 97% है, और लाइम क्या है आपका 1 से 2%, आप बोलोगे एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक होगी। बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक में मैग्नीशिया की जो परसेंटेज है 85% मैक्सिमम होती है, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड 25% मैक्सिमम, और सिलिका 5.5% मैक्सिमम होता है। ये कंपोजिशन बताई बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक की। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक में जो क्रोम है प्लस आयरन और प्लस बॉक्साइड और प्लस सिलिका प्लस मैग्नीशिया, ये मिलके क्या बनाते हैं सर, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक बनाते हैं। उसके भी कंपोजिशन मैंने आपको बता दी, साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। नेक्स्ट, एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस क्या होता है सर, ब्रिक की सतह पर जो सफेद सफेद धब्बे आ जाते हैं उसको एफ्लोरेसेंस बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में ये समझो, अभी आपको डायग्राम भी बता दूंगा। तो एफ्लोरेसेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू IS 3495, सबसे पहला सवाल कि भाई IS कोड कौन सा यूज होता है ब्रिक की टेस्टिंग के लिए। ब्रिक की टेस्टिंग के लिए IS कोड 3495 3495 यूज होता है। सवाल बन चुका है, पार्ट 3 किसके लिए यूज होगा सर, पार्ट 3 एफ्लोरेसेंस टेस्ट के लिए यूज होगा। जनरली IS 3495 ब्रिक की टेस्टिंग के लिए यूज होता है, पार्ट 3 बोला गया। पार्ट 3 कैसे लिख रहा है, देखो इसको ऐसे अगर उल्टा उठा दूं तो ये E के जैसे बन जाएगा क्या, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, 3 को E के जैसे बन जाएगा, तो अब याद रहेगा E फॉर एफ्लोरेसेंस, और पार्ट 3 का जो E उल्टा घुमा दिया, 3 को उल्टा घुमा दिया, तो पार्ट 3 IS 3495 किसके लिए यूज होता है, एफ्लोरेसेंस के लिए यूज होता है 1992। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है व्हाइट पैचेस अप टू, अगर 10% तक पैचेस हैं, बोलोगे आप एल्कलीज क्या है, स्लाइट एल्कलीज है। ओके,
10 to 50% है तो आप बोलोगे सर मॉडरेट एल्कलीज हैं, ग्रेटर देन 50% है तो आप बोलोगे सीवियर एल्कलीज कंडीशन हो जाएगी, और प्रेजेंस इन लार्ज अमाउंट मतलब सीरियस कंडीशन हो जाएगी। तो बोलेगा कि जो स्लाइट एल्कलीज के लिए कितना परसेंटेज व्हाइट पैचेस होनी चाहिए, अप टू 10%, 10 से 50% मॉडरेट, ग्रेटर देन 50% सीवियर, और लार्ज अमाउंट सीरियस बना देगी एफ्लोरेसेंस की। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आपको सैंपल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ब्रिक टेस्ट, आपको ब्रिक के टेस्ट करने थे। ब्रिक के क्या करने थे सर? ब्रिक के ऊपर टेस्ट करने थे। कौन कौन से टेस्ट करने थे? पहले टेस्ट के नाम देखो सर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, एफ्लोरेसेंस टेस्ट, वापिस टेस्ट और डायमेंशन टेस्ट। ये 5 टेस्ट करने थे आपको ब्रिक के ऊपर। पांचों टेस्ट के कोडल प्रोविजन पूछ लिए गए कि आईएस कोड का कौन सा कोडल प्रोविजन यूज होगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए आईएस कोड, सबसे पहली बात ब्रिक का टेस्ट दिया गया है 3495 1992, ये ब्रिक के टेस्ट का कोड दिया गया है। ओके, अब 1 2 3 4 1 2 3 4 से याद करो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1, वाटर एब्जॉर्प्शन 2, 3 तो याद करा दिया पीछे, एफ्लोरेसेंस इज 3 एंड 4 1 इज वारपेज टेस्ट इज 4। टेम्परेचर के कारण जो उसकी सतह गड़बड़ कर जाती है उसको बोलते हैं वार्पिंग, वारपेज टेस्ट। क्लियर है? तो ये हो गया 4, और लास्ट में दिया है डायमेंशन टेस्ट के लिए तो अलग ही आईएस कोड है 1077। सवाल क्या बनेगा? सवाल बोलेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ब्रिक की करनी है तो कितने नंबर ऑफ सैंपल यूज होंगे। अब आप एक किसी का याद करे होगे, उसने टेस्ट बदल दिया, टेस्ट बदला तो नंबर ऑफ सैंपल बदले गए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए 6, उसके बाद बोलेगा वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए 5, उसके बाद बोले एफ्लोरेसेंस के लिए कोई भी सैंपल की ऐसी जरूरत नहीं है, देख के बता सकते हो। वारपेज टेस्ट के लिए सर 10 सैंपल चाहिए, और डायमेंशन टेस्ट के लिए कम से कम 20 सैंपल तो चाहिए ही चाहिए। ब्रिक की टेस्टिंग के लिए नंबर सैंपल बता दिए। क्लियर? साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, नाउ टॉलरेंस इन ब्रिक डायमेंशन टेस्ट। अब ध्यान से सुनो, पीछे टेस्ट पढ़ा आपने डायमेंशन टेस्ट, इसके लिए आईएस कोड 1077। कितने नंबर ऑफ सैंपल चाहिए? 20। अब आपने 20 सैंपल को जमाया, ब्रिक को आपने लगा दिया, मैसनरी में ब्रिक को जमा दिया, मतलब लेंथ वाइज अगर जमाओ तो एक ब्रिक की लेंथ आपको मैंने साइज बताई थी 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज होती है। आपने ऐसी ब्रिक 20 ब्रिक जमा दी, लेंथ वाइज आपने एक ब्रिक, दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक, ऐसे 20 ब्रिक जमा दी तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 19 × 20 380 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो पीछे देख लिया कि डायमेंशन टेस्ट ऑफ ब्रिक में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए, आपको पता चल गया 20 ब्रिक्स चाहिए। 20 ब्रिक्स अब लेंथ वाइज आपने जमा दी, लेंथ वाइज जब आपने 20 ब्रिक्स जमाई तो टोटल लेंथ हो गई 380। अब जब आप लेंथ को मेजर करोगे तो टॉलरेंस कितनी एक्यूरेसी तक जा सकते हो, तो लेंथ 380 के लिए प्लस माइनस 80 mm चलेगा, प्लस माइनस 80 mm चलेगा। ओके, विड्थ की बात करूं तो 9 × 20 करो तो 180 आ जाएगा क्या? यस सर, विड्थ के लिए टॉलरेंस प्लस माइनस 40 mm होगा, ये बात याद रखना डायमेंशन टेस्ट में। हाइट की बात करें, हाइट भी 9 है, अगर 9 सेंटीमीटर हाइट, इसका मतलब क्या है सर? 1 ब्रिक वॉल है, और अगर 4 सेंटीमीटर हाइट है इसका मतलब क्या? हाफ ब्रिक वॉल है। ओके सर, 9 सेंटीमीटर के लिए इंटू 20 किया तो 180 हो गया। 180 सेंटीमीटर डायमेंशन है, उसके लिए क्या? प्लस माइनस 40, यही रहेगा टॉलरेंस। लेकिन 4 सेंटीमीटर हुआ तो 4 × 20 कितना हो गया सर? 80 हो गया। 80 के लिए टॉलरेंस कितना? प्लस माइनस 20, इसका टॉलरेंस mm में रहेगा। क्लियर है? तो ये सेंटीमीटर में डायमेंशन थे और यहां पर mm में आपको टॉलरेंस बता दिए। क्लियर? साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, जनरल डेटा अबाउट ब्रिक्स के अबाउट जनरल डेटा, बहुत सवाल यहां से पूछे गए। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर टाइप्स ऑफ ब्रिक्स लिख दूं इस कॉलम में, फिर लिखता हूं वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होगा। अब किसी एक का आपने रट लिया वाटर एब्जॉर्प्शन, किसी दूसरी ब्रिक का पूछ देता है, वहीं आपका सवाल गलत हो जाता है। ध्यान से देखना, यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख दी मैंने, फिर लिख रहा हूं यूज। क्लियर? अब देखो, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू 20% होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पीछे बता दिया यूज फेसिंग वर्क और
आरबी रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क में यूज होता है। सेकंड आती है सेकंड क्लास ब्रिक, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन अगर 22 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 22%, ठीक है। जितनी खराब ब्रिक सेकंड क्लास ब्रिक फर्स्ट क्लास से तो इंफीरियर होगी ना, इंफीरियर होगी तो उतना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रही होगी, इसलिए तो इंफीरियर है। तो आपने देखा यहां पर ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, यहां पर थर्ड क्लास ब्रिक मतलब ग्रेटर देन 25% अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रही है तो बोला गया थर्ड क्लास ब्रिक है। यहां पर स्ट्रेंथ पीछे बता दी है, सेकंड क्लास की 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, थर्ड क्लास की 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सेकंड क्लास ब्रिक हिडन स्ट्रक्चर में यूज होती है और टेम्पररी ब्रिक मैसनरी, आप ऐसे ही ब्रिक मैसनरी करनी है तो थर्ड क्लास ब्रिक को यूज कर लो। नेक्स्ट फोर्थ क्लास ब्रिक, इसको बोलते हैं जामा और ओवरबर्न्ट ब्रिक। तो फोर्थ क्लास ब्रिक सवाल पूछा गया, जामा ब्रिक कौन सी क्लास ब्रिक है, आप बोलोगे फोर्थ क्लास ब्रिक है। इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन 10 से 12% इसका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 350 है। ब्रिक बेलास्ट लाइम कंक्रीट फाउंडेशन रोड मेटल्स में इसे यूज किया जाता है। नाउ अब बोलो क्या सर, अब आता है परफोरेटेड ब्रिक्स। ये थोड़ी कंफ्यूजन है, इसको छोड़ देना भी, इसको मत छोड़ देना भी, ठीक है ना। परफोरेटेड ब्रिक्स की अगर बात करें तो IS 222, अब ये पूछा गया है भाई 4 बार 2, IS 4 बार 2 लिख दो तो ये हो जाएगा इसका IS कोड। परफोरेटेड ब्रिक पूछा गया, इसकी 15% क्या है परफोरेटेड ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन है। और सर 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसे पार्टीशन वॉल में यूज किया जाता है। तो ये हुई आपकी टाइप्स ऑफ ब्रिक, उनका क्या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ उसकी प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। और देखो अभी हॉलो ब्रिक्स, इसका IS कोड पूछा गया, IS कोड 3952 यूज होगा हॉलो ब्रिक्स के लिए। तो वाटर एब्जॉर्प्शन 20%, उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज क्या है, फॉर मेकिंग हीट प्रूफ, साउंड प्रूफ, डैम प्रूफ वॉल। सवाल कई बार स्टेटमेंट वाइज पूछे गए कि अगर आपको साउंड प्रूफ हॉल बनाना है कौन सी ब्रिक यूज करोगे, टिक लगाना पड़ेगा हॉलो ब्रिक, जिसके लिए IS कोड 3952 यूज होता है। पेविंग ब्रिक्स, जिसके लिए IS कोड 3583 यूज होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन 5%, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यूज रोड पेवमेंट में इसे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज सोलिंग ब्रिक्स। सोलिंग ब्रिक्स क्या है, IS 5779। सोलिंग ब्रिक्स क्या है, IS कोड 5779। वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 20 और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सोलिंग ऑफ रोड के लिए यूज होती है सोलिंग ब्रिक। नेक्स्ट वन इज रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, IS कोड इज 6902। सारे IS कोड साथ लिख के बता रहा हूं, आपको कुछ भी पूछ सकता है सवाल में। नाउ वाटर एब्जॉर्प्शन 4 से 10%, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं यूज की बात करूं तो किल्न लाइनिंग, फर्नेस बॉयलर और कंबशन में यूज होती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। फिर आता है इंजीनियरिंग ब्रिक्स। इंजीनियरिंग ब्रिक्स क्लास A 4 to 5% वाटर एब्जॉर्प्शन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, DPC के लिए यूज होती है इंजीनियरिंग ब्रिक क्लास A। इंजीनियरिंग ब्रिक क्लास B 7% वाटर एब्जॉर्प्शन, 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में यूज होगी। और अगर सुंदरी ब्रिक्स की बात करूं, सुंदरी ब्रिक्स मतलब टुकड़े जो ब्रिक के पड़े हुए रहते हैं, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन चेक भी नहीं करते, 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर इसकी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सुंदरी ब्रिक्स की, जो टुकड़े टुकड़े पड़े रहते हैं। क्लियर है, तो ये आपको टाइप ऑफ ब्रिक्स और उनका वाटर एब्जॉर्प्शन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और यूज सारे बता दिए। साइड हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट सवाल स्टेटमेंट में क्या पूछता है, बोलेगा डॉकिंग क्या कहलाता है। सर डॉकिंग है इज द प्रोसेस ऑफ पुट ऑल द ब्रिक्स इन वाटर जस्ट आफ्टर दे रिमूव्ड फ्रॉम द किल्न। बोलेगा किल्न में गर्म करने के बाद ब्रिक्स को उठाया और पानी में डुबा दिया सारी ब्रिक्स को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आप बोलोगे डॉकिंग। इसके लिए बोल देंगे ओके। स्पेल, स्पेल क्या है सर, स्पेल डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टोन और ब्रिक्स इन फॉर्म ऑफ स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक। तो स्पेलिंग एक डिफेक्ट होता है, अभी देखेंगे ब्रिक के डिफेक्ट भी देख लेंगे। तो टुकड़े में स्टोन के टाइप में टूट जाना, इसको क्या बोलते हैं सर, स्पेल बोलते हैं। अराइजिस क्या है, अराइजिस वर्ड पूछेगा, एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ब्रिक। प्लेन सरफेस ऑफ ब्रिक के इंटरसेक्शन से जो एज फॉर्म हो रही है उसको अराइजिस बोला जाता है। फोर्टराइट ब्रिक्स, ब्रिक मेड फ्रॉम ऑलिवन रॉक। कौन सी रॉक से बनती है, ऑलिवन रॉक। सवाल पूछा गया
फोर्टराइट ब्रिक किस रॉक से बनी है? ऑल्विन रॉक से बनी हुई है। विच मैग्नीशिया एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, ब्लूम क्या कहलाता है? ब्लूम भी एक डिफेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस अकर्स ऑन द फिनिश्ड एंड पॉलिश सरफेस। जो फिनिश्ड और पॉलिश सरफेस उसमें डलनेस आ जाए उसको ब्लूमिंग बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बात करूं तो मशीन मोल्डेड ब्रिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 और हैंड हाथ से अगर मोल्डिंग की है तो 1.6 से 1.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। ब्रिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई, पीछे मैंने सारे स्टोन्स की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई थी। याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। नेक्स्ट, अगर मैं डिफेक्ट्स की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो ब्रिक से पूछा जाता है, डिफेक्ट्स। अंडरबर्न्ट ब्रिक, अंडरबर्न्ट तो आपको ये लिख के दे दिया है, एक बार आप इसको रीडिंग करना। क्लियर? अभी देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये ओवरबर्न्ट ब्रिक है, ज्यादा बर्न हो गई, जल गई है। देख पा रहे हो आप? आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है ये ओवरबर्न्ट ब्रिक है। नेक्स्ट अगर बोलूं तो अंडर बर्निंग ब्रिक, तो ऐसी ब्रिक्स दिख रही हैं आपको, ये अंडर बर्निंग है, कम बर्न हुई है, ये पकी नहीं है अच्छे से। उसके बाद मैंने आपको दिखाया ब्लोटिंग, ब्लोटिंग डिफेक्ट। इसका मतलब क्या सर? फपोले टाइप के दिख रहे हैं क्या? ये फपोले टाइप, ब्लोटिंग ऑफ अ ब्रिक इज स्पॉन्जी स्वॉलन मास। तो ये फोड़े टाइप के हो गए, फोड़े फपोले हो गए ब्रिक की सरफेस को, इसको बोला ब्लोटिंग हो गई है। तो ये हो गई ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक, इसको डायग्राम से आपको बताया। तो स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट यही लिखा, फपोले लिखा नहीं आ जाएगा, उधर उधर लिखाएगा स्पॉन्जी स्वॉलन मास, तो आपको टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज ब्लैक कोर। तो ये देखो ब्लैक कोर देख पा रहे हो आप, ब्रिक की ब्लैक कोर देख पा रहे हो आप, ये इसका डिफेक्ट है। नेक्स्ट वन इज एफ्लोरेसेंस। बताया था कि व्हाइट पैचेस आ जाएं, इसको एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ये व्हाइट पैचेस एल्कलीज के कारण होते हैं, इसको बोला गया एफ्लोरेसेंस। क्लियर है? नाउ ब्रिक क्रैकिंग, ये ब्रिक में क्रैक्स आ गए, बोला गया ब्रिक क्रैकिंग में साइड इसीलिए हूं कि आप स्क्रीनशॉट लेते जाओगे अपने पास। ठीक है, ये डायग्राम्स आपको गूगल पर सर्च करके भी मिल जाएंगे। जो भी चीजें समझ में ना आए उनका डायग्राम जरूर देखा करो। क्लियर? नेक्स्ट रैंडम क्रैक्स, ये रैंडम क्रैक्स आ गए, देख लिया, डायग्राम से क्लियर हो जाती है ना चीजें, बहुत आसानी से चीजें क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट वन इज ब्रिक स्पेलिंग। क्या ब्रिक स्पेलिंग? अब देखो ध्यान से, ये देखो टुकड़ा टूट गया, ये स्टोन के टाइप, मतलब ऐसे टुकड़े टूट गए, इसको बोला स्पेलिंग। पीछे भी बताया था इर्रेगुलर पोर्शन ऑफ द ब्रिक, ब्रेक अवे ऑफ और फॉल ऑफ, और फॉल ऑफ नहीं भाई, ये और फॉल ऑफ नींद में लिख रहा है। हीटिंग ऑफ वाटर इनसाइड ब्रिक इज द कॉज ऑफ स्पेलिंग। अगर पानी जो ब्रिक के अंदर जो पानी मॉइस्चर रहेगा वो हीट हो गया तो इसके कारण ये टूट जाती है। ठीक है, लाइम ब्लोइंग, ये देख पा रहे हो ऐसी ब्रिक का ये जो डिफेक्ट है इसको लाइम ब्लोइंग बोला जाता है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलना, इसको पढ़ लेना, एक रीडिंग जरूर लगाना। स्पॉट्स, ये देख रहे हो आप, स्पॉट्स भी आपको एक डिफेक्ट बता दिए। मैंने आपको सारे डिफेक्ट बताते जा रहा हूं। नेक्स्ट वन इज लेमिनेशन ऑफ ब्रिक्स। तो ये देख रहे हो आप लेमिनेशन ऑफ ब्रिक, यहां से ये निकल रहा है, ऊपर की सतह पपड़ी निकल रही है, इसको क्या बोला? लेमिनेशन ऑफ ब्रिक। आपने बोल दिया थिन लेमिना produces on the brick faces which weather out on exposure. Entrapped air in the voids of clay is the cause of lamination. Such bricks are weak in structure. Clear है? तो ये मैंने आपको 11 डिफेक्ट, टोटल 11 डिफेक्ट ब्रिक के बता दिए हैं। नेक्स्ट, अब क्या सवाल आता है, एक बहुत फेमस सवाल, इसको मैंने ऐड किया। क्या सर? यहां पर आपको टाइप ऑफ ब्रिक दी हुई है, ये स्टेटमेंट लिख के दे देगा, बोलेगा क्वीन क्लोजर क्या होता है, किंग क्लोजर क्या होता है, बेवल्ड ब्रिक क्या होता है, हाफ बैट क्या होता है। एक एक स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। देखो ध्यान से, व्हेन अ ब्रिक इज कट अलोंग द लेंथ मेकिंग इट 2 हाफ्स देन इट इज कॉल्ड क्वीन क्लोजर। यही स्टेटमेंट लिखाएगा, ध्यान से सुनना, यही बिल्कुल स्टेटमेंट छपाएगा। तो आपने बोला सर क्या बोल रहे हो? मैंने बोला क्वीन क्लोजर। यहां देखो, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, मैंने बोला क्वीन क्लोजर। ओके, नाउ देखो इस डायग्राम को, यहां पर ये ब्रिक थी, इसके लेंथ के अलोंग आपने कट कर दिया, ये लेंथ के अलोंग क्या किया? कट कर दिया, लेंथ के अलोंग आधा कट कर दिया, बोला गया क्वीन क्लोजर। समझ में आई बात? नहीं समझ में आती है बात तो देखो देखो देखो, एक मिनट, अगर मैं बोलूं ये ब्रिक थी, ये ब्रिक थी, ठीक है, ब्रिक को लेंथ के अलोंग कट कर दिया तो ब्रिक कैसी बन गई? ऐसी बन गई। इसको क्या बोला गया सर? इसको क्वीन क्लोजर बोला गया। ओके, अगर मैं बोलूं ये ब्रिक थी, ये आपकी ब्रिक थी, ओके, आप एक काम करिए, आप इसकी आधी लेंथ कट कर दो और आधी विड्थ कट कर दो। ये लेंथ है, ये विड्थ है, कट कर दी तो कैसा स्ट्रक्चर बना सर? ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है,
ऐसा स्ट्रक्चर, इसको बोला गया किंग क्लोजर। किंग के जैसा लग रहा है तो बोला गया किंग क्लोजर। क्लियर है? ओके, तो यहां पर आपको सवाल पूछेगा, जो हिंदी में बोला है वो लिख के दे देगा किंग क्लोजर। इफ अ ब्रिक इज कट इन सच अ वे दैट द विड्थ ऑफ वन एंड बिकम्स हाफ, एक एंड की विड्थ हाफ हो गई दैट ऑफ फुल ब्रिक while the width or at the other end is equal to the full width, then it is called as king closure. It has a half header and half stretcher. Clear है? तो यहां देखो इसकी आधी width आधी आपने लेंथ कट कर दी, इसको बोला गया king closure। अब बेवल्ड ब्रिक देखो, बेवल्ड ब्रिक का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। यहां पर मैं बताऊं आपको, अगर बेवल्ड ब्रिक, तो देखो ध्यान से, ये अगर आपकी ब्रिक थी, आपने क्या किया सर, आधी विड्थ काट दी और पूरी लेंथ काट दी। मतलब क्या सर, ये ऐसी ब्रिक बन गई, ऐसी ब्रिक, इसको बोला गया बेवल्ड ब्रिक। क्या? बेवल्ड ब्रिक। तो जो हिंदी में बोल रहा हूं यही अंग्रेजी में लिख देगा, एक लेंथ गायब हो गई, आधी विड्थ गायब हो गई, इसको बोला गया बेवल्ड ब्रिक। ओके, इसको बोला गया बेवल्ड ब्रिक। नेक्स्ट वन इज व्हाट, मीटर्ड ब्रिक। मीटर्ड ब्रिक का मतलब है सर, इस बार पूरी विड्थ काट दो, आधी लेंथ बचने दो, आधी लेंथ बचने दो। देखो क्या, अगर ये आपकी ब्रिक थी, ये आपकी ब्रिक थी, इस बार आपने ऐसे इसको कट कर दिया। मतलब क्या सर, इस बार आपने आधी ये लेंथ बचने दी लेकिन पूरी विड्थ काट दी, तो ये हो गया मीटर्ड ब्रिक। क्लियर है? ये सवाल पूछेगा, ध्यान रखना। मीटर्ड ब्रिक भी आपको बनाकर दिखा दिया, मीटर्ड ब्रिक। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये हो गया 3/4, मतलब क्या, 3/4 आपने इसको, इसकी लंबाई को 3/4 काट दिया। बेवल्ड ब्रिक फिर से बता दिया। हाफ बैट मतलब क्या, आधा कर दो, लंबाई से आधा कर दो, तो बोला गया हाफ बैट। ये फुल ब्रिक थी। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, व्हाइट में भी आपको दिखा दिया। ये सवाल पूछता है मीटर्ड ब्रिक का एंगल पूछ लेगा तो आप बोलोगे 45 से 60 डिग्री एंगल पर कट किया जाता है। विड्थ पूरी गई है, लेंथ बची हुई है। ठीक है, यहां पर किंग क्लोजर दिखाया, क्वीन क्लोजर, ये बेवल्ड भी आपको दिखा दिया है। क्लियर है? तो आप बोलोगे 3/4 बैट मतलब 3/4 हिस्सा को तोड़ दिया आपने। ओके, नेक्स्ट। समझ आया? ये सारी चीजें अब आपसे बननी चाहिए, सवाल बनते हैं। यहां पर हमारा ब्रिक का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी सवाल ऑल ओवर इंडिया एग्जाम्स में कराए थे वो सारे आपको टेबुलर फॉर्म में करके दे दिए हैं। आपको नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं, आपको अपनी कॉपी में रिवीजन के समय काम आएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, ये मेरी प्रोफाइल है, आप देख सकते हो। आप सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी पर हैं। आपको अगर ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, आपको ऐसे शॉर्ट रिवीजन अच्छे लग रहे हैं, तो आप कमेंट करिए, और किस किस सब्जेक्ट के आपको चाहिए आप ऐसे कमेंट करते जाइए। क्लियर है? किन टॉपिक्स में आपको डाउट होता है, मैं ऐसे टॉपिक्स भी आपको उठा के करा देता हूं। मैंने असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आपको कराया, आप वो देख नहीं रहे हैं शायद। असर्शन रीजन के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, आप उसको अच्छे से देखिए। मैंने डिफरेंस बिटवीन की भी सीरीज चला रखी है। ऐसे दो टॉपिक जिनके बीच में डिफरेंस में आपको दिक्कत आती है, जैसे कि सीपीएम पट की बात करूं, रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, वियर बैराज की बात करूं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, जो भी डिफरेंस वाले सवाल होते हैं, मैंने आपको एक सीरीज चला रखी है, उसको आप जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करना है, आप कमेंट कर में बताइए आप कैसे वीडियोस चाहते हैं, जरूर कमेंट करिए, शेयर करिए ग्रुप्स में, ताकि मेरी रीच बढ़े, आपको अच्छा कंटेंट में डिलीवर कर पाऊं, आप ही मेरा कॉन्फिडेंस हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।